नमस्कार, प्रणाम। आइए पहले आज की बातें कर लें। आज की तारीख है 10 जनवरी 2026। दिन है शनिवार। सप्तमी तिथि प्रातः 8:25 तक, रश्मि तिथि। अवष्टमी तिथि जया तिथि है और दिन शनिवार है जो रिक्ता तिथि का मालिक है। दिन और तिथि में कंट्रास्ट रिलेशन है। आइए, हस्त नक्षत्र है, तत्पश्चात चित्रा लग जाएगा। हस्त का जो समय वो 3:40 तक था, अभी चित्रा लग गया है। अधिगण नाम का योग। नक्षत्रों तिथियों का ये जो समीकरण है ये थोड़ा गड़बड़ है, बड़ा अच्छा नहीं कहा जाएगा। और वैसे भी हम धीरे 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 उधर पहुंच रहे हैं जिधर हमारा नॉर्थ पोल की तरफ टर्न शुरू होने वाला है, वही 14 के साथ 15 तारीख को, जनवरी को। अब इधर के जो दिन हैं ये थोड़े प्राकृतिक दृष्टिकोण से आपदा जन्य है बात। इसमें बहुत सारे डर रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, आग लगने दुर्घटना न हो जाए। आगनी घटनाएं बढ़ जाती है इसमें, और यात्राएं भी निरापद नहीं होती। यात्राएं सोच समझ के करें। और जहाँ तक हमारा सामाजिक राजनयिक जो इस तरह के संबंध हुआ करते हैं, इस संबंधों में विग्रह बहुत पैदा करता है। चाहे वो सत्ता पक्ष विपक्ष का विग्रह हो, बड़ा लगता है एक दूसरे का पोल खोल वाला काम कर रहे हैं। तमाम सारे रिश्तों की सच्चाई सामने आती कि वो रिश्ता बड़ा अच्छा कहा जाता था कि बड़ा फ्रेंडली है, लगता था बड़ा कंट्रास्ट है। तो एक बड़ा अजीब सा धीर बोल कहा जाएगा। ऐसा समय चल रहा है, ऐसे समय से संयम से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, अपना ध्यान रखना है, लापरवाही और ठंड से बचने की पूरी कोशिश करनी है। आई बात समझ? खैर, अब आइए आज विषय की बात कर लें। विषय क्या है? विषय है कि ये ग्रह जो उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, इनका तात्पर्य क्या होता है। बहुत से जातकों का प्रश्न है कि ये ग्रह जब उच्च का होता तो क्या फल देता है, जब ग्रह नीच का तो क्या फल देता है। ये जानना बड़ा आवश्यक है। आइए, वैसे तो सच में देखा जाए तो नेचर, इसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति, नेचर। ये प्रकृति क्या है? ये हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, और जो तमाम सारे सितारों का, ताराओं का समूह है, जहां सूर्य चंद्रमा है, अनंत है, आकाश गंगाएं हैं। ये जो समीकरण है यही हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स है। यानी इसमें दो चीजों का बड़ा कंबाइंड रोल है। उसे कहते हैं मैटर, पदार्थ। मैटर प्लस एनर्जी, फोर्स, ऊर्जा। जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है, जीव निर्जीव जो भी है, जो भी मैटर है, वो सब में फोर्स, एनर्जी काम कर रही है। यानी पूरा संचालन है वो मुख्य दो विषयों पर है, पदार्थ पर है और ऊर्जा के संचालन पर, ऊर्जा के संवहन पे, फोर्स पे है बात। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस रगों आप जानते हैं। चलिए अब हम जरा उस विषय की बात कर लें। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। आइए, ये सूर्य नाम का जो ग्रह है ये मेष राशि में देखा जाता है ना। सूर्य मेष में उच्च का होता है, और जिसमें उच्च का उसके ठीक सामने वाले में ये नीच का होता है, तुला में नीच का होता है। क्या कारण है, क्यों ये मेष में उच्च का होता है, तुला में नीच का क्यों होता है? हाँ, अमूमन जब 14 अप्रैल आता है ना, 13-14 आता है, तो सूर्य नाम का जो ग्रह है बसंत ऋतु में मेष राशि में 1 नंबर प्रवेश करता है। हमारे पृथ्वी का भ्रमण उसमें मेघ से गुजरता है, सूर्य से आमना सामना होता है, मेघ संक्रांति हो जाती है। अब यह बताता है कि देखो भाई, अब सूर्य मेष में आ गया है, अब सूर्य का तापक्रम बढ़ जाएगा, अब उसकी किरण बड़ी गर्मी आ जाएगी। और बहुत मजबूत सूर्य होता है कब? मेष में, वृक्ष में, मिथुन में। ये 3 राशियां उत्तरायण की क्लाइमेक्स से, नाथ की क्लाइमेक्स है। हालांकि उत्तरायण का जो पूरा प्रभाव रहता है वो मेघ से लेके 1 से लेके 6 तक रहता है, कन्या तक रहता है। फिर जब तुला आता है तो सूर्य नीच का वो साउथ पोल की तरफ यात्रा शुरू करता है। प्रकृति का बदलाव तो देखने को ही मिलता है। मौसमों का परिवर्तन, समय का परिवर्तन, ठंडा गर्म का परिवर्तन, जो बदलाव है ये ग्रहों का परिवर्तन ही तो है। अब जीवन पे क्या परिवर्तन होता है? सूर्य हमारे जीवन में
ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बिंदु है। ये हमारे शरीर में जिस तत्व को पैदा करता है उसको हम तेज कहते हैं। तेजस्विता, तेजस्वी, बालक बड़ा तेजस्वी है, अरे उनके चेहरे बहुत तेज है भाई, ये सूर्य से मुझे प्राप्त होता है। अब सूर्य का संतुलित होना बहुत जरूरी है। तो मेष का सूर्य हमें तेज बहुत पैदा करता है, पर अतिरेक न होने पाए, उसका बैलेंसर भी ठीक हो। तो उच्च का होने का तात्पर्य है, ये सिंबॉलिक है, ये संकेत दे रहा है कि अब सूर्य की गर्मी बढ़ेगी भाई। और तुला में जब आता है, ये तारीख अक्टूबर का महीना होता है, मिड ऑफ अक्टूबर। जब 16 अक्टूबर की तारीख आती है तो सूर्य तुला में प्रवेश करता है, 7 नंबर में लिब्रा में प्रवेश करता है। तुला में, वृश्चिक में, धनु में, से साउथ पोल क्लाइमेक्स कहते हैं। इधर 1 2 3 मेघब्रिक में तुम, उधर 7 8 9 वो साउथ क्लाइमेक्स है, जिसमें हम चल रहे हैं आज की तारीख में। इसमें सूर्य बड़ा कमजोर, उसकी गर्मी में बहुत कमी और ठंड बढ़ जाता है। धूप तो निकला ही होता है, लेकिन उसमें बड़ी गलन होती है, बहुत ठंड होता है। यानी यह सूर्य को सबसे कमजोर साउथ पोल का इलाका कहा जाएगा। अब जिसके सूर्य कमजोर होते हैं, जिनको डलियों में, मान लो अक्टूबर बान है, नवंबर बान है, तुला बान है, ऐसे लोगों में भी ओज होता है, तेज होता है, तेजस्वी होते हैं। क्योंकि सूर्य का तेज कभी कम जाते नहीं होता। हाँ, पृथ्वी पे परिवर्तनों का जो असर होता है उसका एहसास होता है। तमाम तेजस्वी लोग इस पृथ्वी में भी पैदा होते हैं। आवश्यक है कि जो ग्रह कार्य करते हैं उनका संबंध प्रतिक्रियात्मक है, रिएक्टिव रिलेशन कहते हैं। अगर सूर्य मजबूत हो तो शनि भी उसके पैरेलल अच्छा हुआ है। हमेशा देखा जाता है कि उसकी जो सामने की राशि होती है वो प्रतिक्रियात्मक होती है। जैसे मेष की जो प्रतिक्रियात्मक राशि उसको तुला कहते हैं। आई बात? खैर, अब इन ग्रहों के राशियों का बंटवारा कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ भाई? मुख्य 2 ग्रह, पहले डिवीजन शुरू होता है, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य एवं चंद्रमा। जैसा हम जानते हैं कि सूर्य की राशि 5 नंबर है, चंद्रमा की राशि 4 नंबर, 4 नंबर है। वैसे तो 2 राशियां प्रत्येक ग्रह को बांटी गई। बंटवारे में देखा कि चंद्रमा तारा है तो सूर्य की ही राशियां मानी, लेकिन सूर्य ने अपनी एक राशि चंद्रमा को दे रखा है, ऐसा ज्योतिष का पुराण कहता है। खैर, अब डिवीजन कैसे हुआ? डिवीजन ऐसे हुआ कि जो सरगना है सौरमंडल, उसको सूर्य कहते हैं। ये डिवीजन के पास इसके शरीर सबसे करीब का ग्रह बुध पहुंचा, मरकरी गया कि भाई मेरा बताइए मैं कहाँ हूं। डिवीजन कैसे हुआ? सूर्य ने कहा भाई देखो बुध, आप मेरे अगली राशि मैंने तुम 6 नंबर को ले लो, 6 नंबर ले लो, कन्या। तो चंद्रमा ने कहा आप बताइए आपके पाले हम कहाँ जाए? तो हाँ मेरे पास भी जगह है, तुम हमसे पहले का अंक 3 ले लो। इस तरह बुध को 2 राशियां मिल गई, सूर्य के बाद की राशि 6 नंबर और चंद्रमा की पहले कर की पहले राशि 3 नंबर मिल गया। फिर अब सेकंड नंबर पारी आई, शुक्र नाम का जो प्लेनेट था, वो कहा अरे भाई हमें बारे बताइए ना, मैं कहाँ जाऊं? सूर्य के पास पहुंचा, साहब मुझे कोई राशि दीजिए। सूर्य ने कहा भाई देखो 6 तो मैं दे चुका हूं, आप 7 नंबर ले लो, 7 ले लो। ठीक भाई, चंद्रमा पहुंचा, कहा था आप बताइए मैं कहाँ जाऊं? हाँ भाई 3 तो मैं दे चुका हूं, तुम 2 नंबर ले लो। यानी शुक्र को तुला मिल गया, इधर से ब्रेक मिल गया, 2 राशियां मिल गई। अब बात आई मंगल की। मंगल का साहब हमें भी जगह चाहिए, हमें कौन सा अंक मिल रहा है, कौन सी राशि मिल रही है? वो पहले सूर्य के पास गया, कहा भाई 6 और 7 तो मैं दे चुका हूं भाई, अब 8 है तुम ले लो। हाँ, सूर्य ने मंगल को 8 नंबर दे दिया। चंद्रमा पास गया, कहा आप बताइए मैं कहाँ जाऊं? अरे भाई मैंने 3 और 2 तो दे चुका हूं, तुम 1 नंबर ले लो। एक मेष मिल गया और दूसरा वृश्चिक मिल गया, ये 2 राशियां मिल गई मंगल को। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर बारी आई बृहस्पति की। आचार्य उनका अरे भाई हमें तो जगह दीजिए ना। अरे भाई आप तो आचार्य हैं, आइए। सूर्य के पास, सूर्य ने क्या दिया इनको 9 नंबर दे दिया, 9 नंबर। कहा मैं 6 7 8 दे चुका हूँ, आप 9 नंबर ले लीजिए। कहा ठीक है। अभी गए चंद्रमा के पास, कहा भाई आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ?
उनका हाँ भाई मैं सब दे चुका हूँ, आप मुझसे 12 नंबर ले लीजिए। इन्होंने 12 नंबर दे दिया। अरे धनु और मीन मिल गया बृहस्पति को। अब सबसे लास्ट में हमारे शनि देव पहुंचे। वो कहे भाई मैं कहाँ रहूँ, मुझे कौन सी राशि का अलॉटमेंट करेंगे आप। शनि के पास गया, शनि कहा देखो भाई हमने तो 9 भी दे दिया है, आप 10 नंबर ले लो। क्या फिक्र है। चंद्रमा का भाई देखो 12 दे दिया, तुम्हें 11 ले लो, ये 11 दे दिया। इस तरह 10 और 11 नंबर शनि को मिल गया। इस तरह राशियों का डिवीजन हो गया, बंटवारा हो गया। चलिए अब इनकी राशियों में बड़े अच्छे होते हैं। जैसा हमने कहा कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है। लेकिन ये एक इंडिकेशन सिंबॉलिक भी है कि मौसमों के मेन परिवर्तन का, गर्मी का घटना बढ़ना इसको इंडिकेट करता है। दिन का छोटा बड़ा होना इंडिकेट करता है कि सूर्य प्रधान दिन आने वाले हैं, दिन खूब बड़े होंगे भाई, अप्रैल से लेके आधे जुलाई तक। खैर तुला में उसी होते हैं, दिन अब छोटे होने शुरू हो जाएगा, सूर्य का अस्तित्व कम होना शुरू हो जाएगा। फिर चंद्रमा उसके बाद का ग्रह ना वो हमेशा पास में रहता है। कहा अरे भाई ये कहाँ उच्च का होगा। और जब सूर्य 1 नंबर में उच्च का होता है तो चंद्रमा 2 नंबर में यानी ब्रेक में उच्च का होता है। और जब दोनों उच्च का होता है ठीक सामने राशि में नीच का होगा। कहिए चंद्रमा 8 नंबर में नीच का होता है। कुंडलियों की व्याख्या में इसको क्या कहा जाएगा। जैसा मैंने कहा चंद्रमा हमारा मनाधिपति है, इससे हमारी कुंडली में राशि का निर्माण होता है। कौन सी राशि है, चंद्रमा 2 में है, कहा था आपकी राशि वृषभ है, 8 में कहा आपकी राशि वृश्चिक है। अब वृषभ वृश्चिक में चंद्रमा क्या प्रभाव होता है। हाँ ऐसा कहते हैं वृक्ष का चंद्रमा उच्च का होता है। वृक्ष में उच्च का क्यों होता है भाई। आम भाषा में जानते हो ना वृषभ माने क्या होता है। वृषभ जिसको हम टेरस कहते हैं या जिसको हम ऑक्स भी कहते हैं, एक सांड का चिन्ह बना होता है जहां वृक्ष राशि होते हैं। तो मन इतना स्ट्रांग हो जाए, मन की स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि हमारा मन वृक्ष जैसे हो जाए। वृक्ष माने जो एनिमल सिंबॉलिक है उसको वैल कहते हैं, सांड कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, जो हमारे खेती काम होता था ना। अब उसको जिस कार्य में लगा दिया गया उस काम को सीधे करता था। चाहे खेत की जुताई करनी हो, खेती के बहुत सारे काम लेने हो, मैंने वो अपने मालिक के इशारों पर ही चलता था। यानी जहां मन को ऐसा बना दे कि लगता है कि विवेक शून्य हो गया, ज्ञान शून्यता आ गई, वहां चंद्रमा की अधिक मजबूती है। चंद्रमा मन बड़ा मजबूत हो गया भाई। तक वृश्चिक का चंद्रमा बड़ा कमजोर हो गया। देखा होगा ना कि सब क्या बताएं, किसी का मन लगता ही नहीं, बड़ा उदास मन, बड़ा निराश मन, बड़ा हताश मन, किसी का रुआशा मन। जहां मन की सत्ता बड़ी कमजोर हो गई वहां वृश्चिक हो गया। आइए अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, मंगल की बात करते हैं। ये मंगल नाम का प्लेनेट है मार्स, जो 10 नंबर माने मकर में उच्च का होता है और सामने 4 है, यहाँ नीच का होता है। तात्पर्य क्या है भाई, कुंडली में इसका क्या सार्थक आया 10 नंबर। आप सभी जानते हो हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन है और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गया। इनकी राशि बनी मकर 10 नंबर। ये 10 नंबर पृथ्वी तत्व की प्रमुख राशि है। वृक्ष, कन्या और दश, ये 3 राशियां हैं। एक वृक्ष है जो चंद्रमा को दे दिया गया, चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है, और दूसरा मकर है, कन्या की बात आगे करेंगे, ये मंगल यहाँ उच्च का होता है। यहाँ मंगल उच्च का क्यों होता है भाई। हाँ ये समझने योग्य विषय है। ज्योतिष में मंगल को अवनिनंदना कहा गया, भूषुत का भूमिपुत्र कहा गया। अब भूमिपुत्र है तो जो उसका शिरा है, शीर्ष है, वहां चौकीदारी करता है। हमारे इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में मंगल की बड़ी आवश्यकता है। इसे प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन भी कहा गया, इसे अनुशासन का ग्रह भी कहा जाता है, सोल्जर भी कहा जाता है, सेनापति भी कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम है मंगल के। और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का मालिक भी है, जहां हमारी बॉडी में बोन मैरो तैयार होता है,
जहाँ बनता है ना मज्जा, उसका मेन मालिक, फिर ये कमज़ोर हो गया तो फिर हमारा ब्लड का पार्ट बड़ा ख़राब हो जाएगा, अच्छा निकालेगा। अधिकतर बच्चों में जिनमें थैलेसीमिया वगैरह होती है या प्लास्टिक एनीमिया वगैरह होती है, वो इसके कमज़ोर होने के कारणों से होती है। क्रॉनिक एनीमिया होगी, वहाँ भी ऐसी होता है। आइए, और हमारे शरीर क्या है, एक पृथ्वी का पिंड तो है, हम पृथ्वी तत्व ही प्रधान है, बाकी सारे तत्व हैं लेकिन प्रधान पृथ्वी तत्व है। हम इसी ग्रह पे तो टिके हुए भाई। यही मंगल जब कर्क में पहुंचता है, कर्क क्या है, कर्क है एक बहता हुआ पानी, वर्षा की संक्रांति है कर्क, चंद्रमा की राशि है और बहता पानी है। ये मंगल रूपी ग्रह की भित्तिका को कमजोर कर देता है। जहां मंगल पृथ्वी की रक्षा करता है, वही पानी, बाढ़, फ्लड हमारे पृथ्वी के अस्तित्व को कमजोर कर देता है, नष्ट कर देता है। तब कहते हैं भाई लाल मिट्टी लाओ, लाल बालू लाओ, लाल पत्थर लाओ। यानी मंगल इसी से कर्क में कमजोर होता है, क्योंकि जो कर्क है वो पानी है, बहता पानी है, और पानी मंगल जैसे भित्तिका का कमजोर पक्ष है। बात आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाँ, अगर किसी को मानो मंगल कैप्रिकॉर्न में हो जाए, उसको कॉन्फिडेंस बड़ा मजबूत कहा जाएगा, डिसिप्लिन कहा जाएगा। अगर शनि इसको कमांड नहीं करेगा, क्योंकि शनि मकर राशि होता है, तो शायद मंगल ओवर कॉन्फिडेंस वाला भी होता है। हाँ, बैलेंसर है तो बड़ा अच्छा काम करेगा। पर कर्क का मंगल, उसका ब्लड प्रेशर बड़ा लो कहा जाएगा, बड़ी घबराहट कही जाएगी, बॉडी एनमिक भी हो सकती है। आई बात, लगता है वो पहलवान कुश्ती में गए नहीं, अभी अखाड़े में पहले घबरा गया, अरे साहब मुझसे नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो बड़ा अच्छा ज्ञानी है, पर जब भी स्टेज पे बुलाया गया तो घबराने लगा, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हम बुध की बात भी कर लें। मरकरी बुध ये 6 नंबर में उच्च का होता है और 12 नंबर में कमजोर होता है। क्यों 12 में कमजोर होता है भाई, और क्यों 6 में मजबूत होता है? मैंने कहा 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, और पृथ्वी के तीनों बड़े प्रमुख ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल, बुध। बुध को तो पृथ्वी बड़ कहा ही है ना, पृथ्वी तत्व का मेन मालिक है भाई मरकरी, ग्रीन, और 6 माने रसाधिपति, रस का मालिक। पृथ्वी का जो रस तत्व है ना, इसी से डिफरेंट सारे रसों का पैदावार होता है। रस हमने पृथ्वी से पाया है, खडरस है, 6 रसों को हमने जमीन से प्राप्त किया है। ये जमीन वो मिर्च भी पैदा करती है जो बड़ा तीखा होता है, वो गन्ना भी पैदा करती है जो बहुत मीठा होता है, बस बहुत चीज़ ऐसी जो कशैली होती है उन्हें पैदा करता है। वो टमाटर जो बड़ा खट्टा होता है, वो इमली जो बड़ा खट्टा होता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट रसों का केंद्रित है मेरी पृथ्वी। रस को, गंध को हमने इससे पहचाना है बात। जीवन धारणी हमारी पृथ्वी मां है। अब बुध जो कन्या संक्रांति कब आता है? ये संक्रांति आती है ऋतु में, शरद कहते हैं इसको, सौम्य ऋतु। वर्षा के संक्रांति बीतने के बाद जब 5 नंबर संक्रांति बीत जाते तो 6 नंबर आते, इसे कहते हैं शरद ऋतु शुरू हो गया भाई, शरद। ये शरद आता है तो हमारी जो पृथ्वी बहुत हरित वर्णा हो जाती है ना, वर्षा के पानी को प्राप्त कर कर मानो मेरी पृथ्वी बड़ी प्रोडक्टिव हो गई, उसका सौंदर्य स्वयं में बढ़ गया। तमाम हरे हरे घासें दिखाई दे रही है, छोटे छोटे हरे हरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फूल अपने आप खिल रहे हैं, किसी ने उनको आरोप लगाया नहीं, कोई रोपण नहीं किया, वो वृक्ष अपने आप निकल गए और फूल खिलने लगे। तो पृथ्वी के सौंदर्य को सबसे सुंदर प्रस्तुत करने वाला बुध मरकरी है और कन्या संक्रांति, अतः बुध को कन्या मिल गया। पर 12 में कमजोर क्यों? हाँ, अच्छा प्रश्न है ये। हाँ, ये 12 नंबर इसको कहते हैं मीन संक्रांति। मीन ये आता है बसंत ऋतु में। बसंत की 2 संक्रांतियां हैं, एक मेष का, एक मीन है और एक मेष संक्रांति है। जो मीन है इसको एटम भी कहते हैं, इसको पतझड़ भी कहते हैं। आई बात, बड़ा तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, पतझड़ होता है, सब पत्तों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। वृक्षों में पत्त परिवर्तन आता है, जो पत्ते होते हैं ना वो सूखने लगते हैं, सूख के जाते हैं, इसे पतझड़ भी कहते हैं। तो जहां कन्या पृथ्वी के हरित वर्ण को बढ़ा देता है, वहीं वो जो बसंत है उसकी तेज हवाओं में देखा जाए तो हमारे पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं और पत्ते नीचे गिरने लगते हैं।
नए पत्तों को तैयार करने के लिए पहले पतझड़ आता है, एटम आता है, आई बात। तो बसंत ऋतु है, बड़ा मस्त 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 है ये, स्वतंत्र है ये, फ्री है ये, आई बात। मीन राशि बृहस्पति की है। देखा होगा ना कि दो 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 स्वाभाविक जितनी भी राशियां हैं उसमें धनु है, मिथुन है और मीन है, कन्या है। तो बृहस्पति और बुध स्वभाव से थोड़े विपरीत स्वभाव के। बृहस्पति आकाश तत्व है और बुध पृथ्वी तत्व है, बड़ा दोनों कंट्रास्ट है, एक ऊपर खींचने वाला, एक नीचे जुड़े रहने वाला। ये अटैचमेंट भी है, अवेयरनेस भी है, ये जोड़ने वाला भी है और बैलेंस रखने वाला भी है। कहा भाई देखो, हम सबकॉन्शियस के मालिक हैं, हमारा पार्ट अवेयरनेस है, जागरूकता है। हम चाहते तुम अटैच हो जाओ, पर इतने अटैच मत हो जाओ कि तुम संज्ञान या ज्ञान रहित होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बृहस्पति का। ये जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है जुपिटर, ये कर्क नंबर में, कर्क राशि में उच्च का होता है 4 नंबर, वर्षा के प्रथम संक्रांति, और 10 नंबर में, 13 नंबर में ये नीच का होता है। क्या हो जाए भाई, कर्क में उच्च का क्यों होता है? अरे भाई, ये आकाश तत्व है, वर्षा आकाश ही होती है जो पृथ्वी को भिगा देती है। और बृहस्पति में बड़ा गुरुत्वाकर्षण है, बृहस्पति में बड़ा गुरुत्वाकर्षण है, बड़ा एटॉमिक प्लैनेट है। वर्षा के दिनों में बादलों की गर्जना आपने सुनी होगी, वर्षा के दिनों में बिजली का चमकना आपने देखा होगा, कहीं बिजली गिर गई ये भी आपने सुना होगा। ये एसिडिक है, अम्ल है, इसको पानी चाहिए। और पानी में सबसे बहने वाला जल कर्क है, बहता जल ही सर्व अच्छा जल। अतः कर्क उसको उच्च का है, तो पानी मिल गया एसिड को, बैलेंस हो गया। दूसरे, ये पृथ्वी आकाश को जोड़ता है। मानो पृथ्वी बड़ी प्यासी थी समय ऋतु में, वर्षा की प्रतीक्षा थी, बरसात आ गया, पानी बहने लगा, पानी ऊपर से गिर रहा है और ये पृथ्वी की प्यास बुझ रही। मैंने दोनों जुड़ रहे हैं। कौन जुड़ रहा है भाई? आकाश और पृथ्वी। मानो दो शक्तियों का मिलन हो रहा है, मानो दो प्रेमी क्यों मिल जा रहे हैं आपस में। भाई ऐसा होता है तो फिर प्रजनन शुरू हो जाता है, हमारी पृथ्वी बड़ी फर्टाइल हो जाती है। पर ये जो कर्क में उच्च का मकर में नीच का क्यों होता भाई? हाँ, मकर शनि की पहली राशि है और मंगल की बड़ी प्रिय राशि है। ऋतु में शिशिर कहते हैं इसको, 10 नंबर को। ये जो शिशिर ऋतु है, ये क्यों, क्या वजह है कि ये शिशिर में बृहस्पति कमजोर पाता अपने आप को भाई? वजह क्या? हाँ, शिशिर से कंपिता, शिशिर को कंपित कहे, शिशिर में कंपन कहा जाता है। सैटर्न नाम का जो प्लेनेट है, इसको एंटी जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति को जागरण का ग्रह कहते हैं, जगाने वाला, जागरूक करने वाला, जागरण। उसको कहते सुलाने वाला, सिडेशन, शनि कहते हैं। अतः जहां सिडेशन है, जहां सुस्ती है, वहां बृहस्पति को पसंद नहीं। ये तो आप एक धन्य है ना, तो तीव्रगामी है, इसमें पेशेंस नहीं होता बृहस्पति। थोड़ा उन्माद जन भी कहते हैं बृहस्पति को, और शनि कहते हैं शनि। अतः शनि की राशियों में ये कमजोर होता है, वीक होता है, चाहे वो मकर हो या कुंभ। पर प्रश्न होता है कि मकर कुंभ में, मकर में ही क्यों नीच का है, कुंभ में क्यों नहीं है? हाँ, बड़ा ठीक प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है। हाँ, ये जितने ग्रह हैं चंद्रमा को छोड़ के सब 4 राशियों में ही उच्च के होते हैं। चलते रहना, गतिशीलता, ये प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। मकर चर राशि है, कुंभ स्थिर राशि है। कुंभ में भी कमजोर होता है, लेकिन मकर में ज्यादा कमजोर होता है। जैसे कर्क वर्षा की शुरुआत है, उससे शिशिर का शुरुआत है मकर। अतः जब बृहस्पति मकर में होता है तो गड़बड़ करता है, पेट का खराब होना, लीवर का बढ़ जाना, किसी किसी में तिल्ली का बढ़ जाना, या इसकी वजह से डर होता है कि कहीं हमारे रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत ना हो जाए। और यही बृहस्पति कर्क में होता है तो बड़ा ज्ञानवान, बहुत मजबूत हो गया तो बड़ा परेशान है, ज्ञान इतना बढ़ गया कि उसी में बड़े परेशान बिता देते हैं। तो इनके इफेक्ट पॉजिटिव नहीं, दोनों होते हैं।
आइए आगे बढ़ते, बात शुक्र की कर लें। वेनस शुक्र, ये मीन राशि में 12 नंबर में शुक्र उच्च का होता है और 6 नंबर में कमजोर होता है, नीच का होता है। क्यों भाई, क्या मकसद है भाई? जिस 12 नंबर में मरकरी नाम का ग्रह कमजोर होता है, नीच का होता है, उसमें शनि शुक्र उसका कहाँ होता है भाई? हाँ, 12 नंबर बसंत ऋतु है, ये शुक्र की ऋतु है, मधुमास है, ये एक रसपूर्ण है, एक रस परिवर्तन का समय होता है, एक ऐसा मौसम होता है जिसमें कामोच्छाएं बढ़ जाती हैं। ये रति और काम के मिलन का समय होता है, अवसर होता है। और शुक्र वीर्याधिपति है, शरीर में वीर्य का निर्माण यही करता है। इसको पसंद है मनोविनोद, पसंद है इसको मौसम की वो ऋतुएं जो सौम्य हो, उसमें जाड़ा भी ना हो और गर्मी भी ना हो, बसंत ऐसी होता है। ये ऋतु कब आता है? आधे मार्च से आधे अप्रैल के बीच, 14 मार्च से लेकर लगभग 14 अप्रैल के बीच ये ऋतु आती है, जो शुक्र को बड़ा प्रिय है। मीन में शुक्र इसी सोच का होता है। पर कन्या में नीच का क्यों हो गया? कहा कन्या बुध की राशि है, मरकरी बुधस्य कुमार, ये स्त्री ग्रह है पर इसका भास पुरुष शरीर में होता है शुक्र का। बुध को कुमार कहा गया है, बुधस्य कुमार है और कन्या राशि है, तो चूंकि बालक है अतः किसी स्त्री पुरुष की गणना नहीं है। तो कन्या का प्राप्त होना ऐसी होता है जैसे मानो किसी ऐसी स्त्री को जो बड़ी मेच्योर हो चुकी है और उसे कोई उसका विवाह किसी अबोध बालक से कर दिया जाए, कोई बालक मिल जाए जो उसके संवेदनाओं को समझे न सकते, समझे, तो उसका वैवाहिक जीवन अशांतिपूर्ण कहा जाएगा, संतोषजनक नहीं कहा जाएगा। और शरद ऋतु है, शुक्र को शरद नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है शरद? वजह इसके पीछे क्या है? ये भी तो सौम्य ऋतु है भाई। हाँ, ये वर्षा के बाद की ऋतु है, वर्षा के बाद की ऋतु है। तो हमारी पृथ्वी या हमारे जितने बृहस्पतियां हैं, ये वर्षा में एक गर्भाधान ऋतु को प्राप्त करके ये प्रोडक्टिव हो जाते हैं। शुक्र को थोड़ा उजाड़ चाहिए, शुक्र थोड़ा प्यासा हुआ चाहिए, जहां उसको इंपॉर्टेंस प्राप्त होता है। आई बात, जहां अतृप्ति है वहां शुक्र ज्यादा प्रभावशाली है। यही कारण है कि शुक्र उच्च का होता है मीन में और कमजोर होता है कन्या में। अब बात आती शनि का। जो शनि नाम का ग्रह है ये तुला राशि में उच्च का होता है, सूर्य का विपरीत है। जहां सूर्य कमजोर वहां शनि मजबूत, और एक नंबर में जहां सूर्य मजबूत होता है ना, उस एक नंबर में शनि कमजोर होता है। तुला शरद है, शरद का उत्तरार्ध है, कन्या में बुध उच्च का होता है, तुला में शनि उच्च का होता है। हाँ, शनि रात्रि प्रधान है और रात्रि बढ़ने लगती है, और तुला की रात्रि बड़ी संतुलित होती है, लगभग दिन रात का मेजरमेंट बड़ा बराबर होता है, और एक ऐसा मौसम शुरू हो जाता है जो बड़ा आनंदमय होता है। अच्छी निद्रा प्राप्त होती है, निद्रा में कोई बाधा नहीं होती, और संतुलन है। जो तुला है ना, आधे अक्टूबर से आधे नवंबर के बीच कहा जाएगा। देखा जाए तो जो हिंदू कैलेंडर में या जो हमारे यहाँ विक्रम संवत्सर होता है उसका मध्य पाठ है ये मेष में हम शुरू करते हैं, शायद बिल्कुल मध्य वाला पाठ है ना, संतुलित अवस्था है। ये इसका सिंबल तराजू है, संतुलन, बैलेंस। इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको संतुलित वातावरण चाहिए, बैलेंस चाहिए, न उन्मादन हवा चाहिए, न गर्मी चाहिए, न बहुत ठंड चाहिए। अतः तुला में शनि सबसे अच्छा होता है, और जिन कुंडलियों में अच्छा होता है ना, वो बड़े जस्टिफाइड नेचर के होते हैं, वो बड़े न्यायप्रिय होते हैं, वो बड़े मेच्योर होते हैं, उनमें किसी किस्म की पार्शियलिटी नहीं होती है। अतः हमारे न्याय के मंदिरों में
उसका सिंबल रखा होता है। पर मेष भी कमजोर क्यों? यहाँ सूर्य मजबूत हो रहा है, क्या उसका अपोनेंट है भाई? मेष से गर्मी बढ़ने लगती है, दिन बड़ा होने लगता है, और जहां दिन बड़ा होना शुरू हो गया, गर्मी बढ़ी, वहां रात्रि की सत्ता कमजोर, और जहां रात्रि की सत्ता कमजोर वहां शनि कमजोर। यही कारण है कि इन ग्रहों में एक उच्च नीच का भाव स्थापित किया गया। ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय बहुत गहरा है, इसको और भी आगे बातें करेंगे, लेकिन आज बता लेते हैं। अगले एपिसोड में कुछ नई बातें की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।